बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के जो ट्रांसमिशन है उसके साथ हम हाजिर हैं। बजट खुसूसी ट्रांसमिशन 2025-26 जो कि खास तौर पे मेट्रो न्यूज़ और चैनल 5 से आपके सामने पेश की जा रही है। एक खूबसूरत प्रोग्राम का सिलसिला, और ये शायद तारीख में पहली दफ़ा इतनी तवातुर के साथ आपके सामने इंफॉर्मेशन का सिलसिला इसलिए भी जारी है क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जिन हालात में है उसमें पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो इकोनॉमी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये तमाम चीज़ें आपके सामने मुतवातिर 3 दिन से हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, और मेरे साथ हसनैन भी मौजूद हैं प्रोग्राम में। साथ साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त जावेद सिद्दीकी साहब ने, सदर ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद कराची डिवीजन और सीनियर तज्जियाकार सर। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और आप सब जानते हैं 3 दिन का सिलसिला जो है हमारा, बिलाल अहसन साहब को हम कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे सीनियर बिलाल अहसन साहब प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला रज़ाक चांद, वाइस प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी ज्वेलर वेलफेयर एसोसिएशन तारिक रोड से। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ साथ हमें ज्वाइन किया आबिर शेख साहब ने। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ये जो बजट है ये सवाल से कहा जा सकता है, जितना तज्जिए सामने आ रहे हैं, ये दरामद शुदा बजट IMF के डिक्टेशन पे लिया गया है। तज्जिए तो हो रहे हैं इस पे, लेकिन इस तज्जिए के साथ एक अगर हम इसको आखिरी मराहिल में दाखिल करूं और मैं अगर इस बात को सोचूं कि क्या तनकीद बराए तनकीद हो रही है या इस वक्त बजट बनाने वालों की मजबूरी थी कि उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा, इसी पे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले सर आपकी तरफ आते हैं, किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को कि तनकीद भी बहुत हो रही है, ख़ास तौर पे जो सनतगार हैं, ताजिर हजरात हैं, वो इसको ख़ास तौर पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि हम असेंबली फ्लोर पे देखें तो मुस्तकिल रिफॉर्म्स की आवाज़ें आ रही थी। तो क्या बाकी रिफॉर्म है, हम तब्दीली की तरफ जा रहे हैं या तनकीद बराए तनकीद है? देखें जी 2025 और 26 का बजट, मैं अपनी बात को इस तरह स्टार्ट करूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। आज मैं बात करूँगा बिल्कुल आपसे एक लेमैन की हैसियत से, जो एक नॉर्मल बंदा है। ये बजट जो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ख़राब आया है। जिन लोगों ने बजट बनाया उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और जिन लोगों के लिए बजट बनाया वो अफोर्डेबल नहीं है। इस हुकूमत का वादा था कि वो महंगाई को कम करेंगे। महंगाई किस चीज़ के लिए कम की, मुझे ये बताएं आप ये देखें कि इस वक्त महंगाई का रेशो देखें तो 100% तक भी, अगर मैं कहूँ 200% भी क्रॉस कर दूँ तो ज़्यादा नहीं है। आपने तनख्वाहें क्या बढ़ाई? 10%। आपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं, EOBI पेंशनर जो हैं, उनके लिए आपने क्या किया? 7%। और उस पर भी बात ख़त्म नहीं होती है। जो लोग सोलर पैनल अपनी बिजली के लिए ख़रीद रहे थे कि चलें जी हम कहीं ना कहीं से हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने GST 18% लगा दी। ये मोबाइल मैंने 12 महीने इनके साथ शो हुआ है, ये एक लग्जरी आइटम नहीं है, ये पढ़ने लिखने के लिए है। यहाँ पे इसके ऊपर कारोबार भी हो रहा है। ये एक उबर वाला भी चला रहा है, ये करीम वाला भी चला रहा है, ये फूड पांडा भी चला रहा है, इसके ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा दी। और यही नहीं, इसके बावजूद भी जो है 200 अरब रुपए 200 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस कहते हैं कि हम लेंगे। जावेद साहब, सिद्दीकी साहब, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी। जैसे मेरे प्रोग्राम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा कि अगर हम तनकीद बराए तनकीद ना करें और एक तायराना नज़र डालें तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत इस वक्त खुद मजबूर है कि ये तमाम फैसले करें? और जहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात की, क्या आप ये नहीं समझते कि एशिया में कराची वो वाहिद सिटी है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सबसे ज़्यादा चीज़ें सस्ती जो हैं हमें अवेलेबल हैं? तो ये भी तो एक प्लस पॉइंट है कि हम कराची में देखेंगे पोर्ट हमारे पास मौजूद है इस वक्त। मैडम पोर्ट तो हमारे पास बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक गॉड गिफ्टेड है, मगर आपको ये किसने कह दिया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सस्ती चीजें मिलती हैं? इंतहाई माजरत के साथ अदब में, अलावा अगर ठीक है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपके पास कोई भी अगर आप चीज मंगा रहे होते हैं, अब आप देखें ना कि किस तरह आप कह रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यही नहीं है, बल्कि ऑनलाइन के ऊपर भी इन्होंने जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि बच्चे कुछ कमा लेंगे, जो गरीब घराने के बच्चे पढ़ लेंगे, एक अच्छा मतलब कोविड के बाद अगर देखा जाए तो कोविड बहुत सी चीज़ें लेने के साथ साथ बहुत कुछ दे के क्या गया, वो ऑनलाइन बिजनेस देखे गया, उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया। और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात नहीं है, ओवरऑल आपने कहा तनकीद। देखें मैम, मेरा मकसद कभी भी हुकूमतों के ऊपर तनकीद नहीं होता, बल्कि तनकीद बड़ा इसलाह होती है।
तो मैं इसलाह कहाँ करूँ? क्या मैं उनकी ये इसलाह कर दूं माजरत के साथ? ना मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं, ना मैं किसी से लेता हूं, ठीक है? जिनको बोरियों में मिलते हैं वो जाने और उनका काम जाने। मैं बात करता हूं बबांगे दहल, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अंदाज़े बयां अगरचा कुछ शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो आप ये भी बात उतारिए कि बोरी भर के पैसे किसको मिलते हैं? आपको लगता है कि वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो हुकूमतों के लिए जो है, मतलब आपकी बिरादरी में से जो ताकि बिरादरी के 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, कोई भी शख्स इससे बचा हुआ नहीं है। हम तो जनाब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग हैं। तो बात यह है कि हमारा मकसद तनकीद नहीं है, मगर बात यह है कि हम हुकूमत की कहां तारीफ करें, हुकूमत की किस जगह पे तारीफ करें। आप ये देख लें कि उन्होंने, चले आपने तारीफ की, एक अच्छा काम मैं बता देता हूं हुकूमत का, कि जनाब ये बजट के ऊपर जो है इन्होंने जो है वो इसके ऊपर ये क्या नाम है हाउसिंग के ऊपर या अल्लाह भला करे जो है ना एक अच्छा रिलीफ दिया। मतलब 5% देते थे पहले, नॉन फाइलर 3% जो है एफईडी दे रहे होते थे, तो 5 और 3 से जो है वो कम कर दिया। अब मगर बात ये है कि उसके आगे आ जाएं, लीवी टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। अब लीवी टैक्स बढ़ाने का मकसद ये है कि वो पेट्रोलियम का टैक्स, आप मेरी बात समझें, जब पेट्रोलियम में 5 से 10 रुपए का अगर इजाफा होता है तो आपकी बिजली ऑटोमेटिक महंगी हो गई, वो फर्नेस ऑयल से बनती है। सर आप बिल्कुल सही तमाम बातें कर रहे हैं, आपकी बातें सारी हम भी इत्तेफाक करेंगे और लोग कर भी रहे हैं, जो माशी तज्जियाकार हैं वो भी ठीक कह रहे हैं। तो आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि मैं जबरदस्ती हुकूमत की तारीफ? लेकिन एक चीज़, हमें इकोनॉमिक कंडीशन को भी तो मुल्क की समझना पड़ेगा। हम बहुत सारे कर्ज लेकर बहुत सारा रिलीफ भी दे सकते हैं, क्या वो बेहतर है या जितनी चादर थी जो आज मोहम्मद औरंगजेब साहब ने बात की उसमें रहते हुए काम करें, या वो बेहतर? तो सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 42 ईयर्स हो चुका है और उस जमाने से लेके मैं आज तक यही सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा सर, वो नाजुक दौर कौन खत्म तो ये करेगा? नाजुक दौर हम और आप नाजुक मिलकर ही खत्म करेंगे। मीडिया का एक अपना किरदार है, बिजनेस कम्युनिटी का अपना किरदार है। बिजनेस कम्युनिटी टैक्स दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह देती है। आज भी अगर देखें कि हमें पाकिस्तान के वक्त भी अगर आप माजी के और आग झांक के देखें, जब सैलरी देने के लिए तनख्वाही नहीं थी। स्टेटमेंट स्पेसिफिक फॉर कराची था या ओवरऑल आप पूरे पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे? ये सर सॉरी, स्पेसिफिक आप कराची के बारे में बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में बात करें? कराची के बारे में बात करने का मकसद ये है कि जब कराची का पहिया चलता है तो पूरे मुल्क का पहिया चलता है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 68% कराची रेवेन्यू जनरेट करके देता है तो पूरा मुल्क चलता है? आप ये क्यों भूल जाते हैं जब 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देते हैं तो वो सिंध जो है वो चल रहा होता है? मगर उसके बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है? झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियां। जनाब अब ऐसा नहीं चलना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और यहाँ पर यह है कि मैं आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा कि हम देखते हैं कि कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिस सेक्टर को हम बोलें कि जी आप टैक्स नहीं देते, रियल एस्टेट सेक्टर कहता है जी हम तो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, एक्सपोर्टर फिर कहता है हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, और दूसरे जो शोबे अब एग्रीकल्चर में चले जाएं उन पे टैक्स लगा दें, वो मानने को तैयार नहीं होंगे। जब तक लोग ओन नहीं करेंगे तो आगे मामला बढ़ नहीं पाएंगे। पॉजिटिव चीज ये हुई है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुई है कि दिफाई बजट पे इस दफा किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि क्यों ये दिफाई बजट को 20% ज्यादा कर दिया। मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। सबसे पहले तो हमें जो है ना, हम अपने इदारों को, खासकर पाकिस्तान आर्मी, पाक अफवाज को सलूट करते हैं और इनके लिए जो बड़ा है तो यकीन करें अगर हमें खुदा की कसम अपने पेट को भी काटना पड़े तो हम दिलो जान से इनके लिए। मेरा ख्याल है कि ये पहली दफा जो है, उसकी वजह यह है कि देयर इज नो सपा, देयर इज नो सलार, ओनली वन सपा एंड वन सलार एंड दैट इज पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी ने, अब देखें ना अभी इंडिया के साथ क्या किया इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि वो समझते थे, वो नादान समझते थे कि हमें कुव्वत ललकार नहीं, ठीक है? तो ऐसा हमने उनको ललकारा कि हमने उनको आईना दिखाया। चलिए जनाब, हमारे स्टूडियो जो है आज लग रहा है कि असेंबली फ्लोर बन गया है कि औरंगजेब साहब बोल रहे हैं और पीछे से जो है वो पूरी अपोजिशन अपनी तौर पे अपनी कहानी सुना रही है। आगे चलते हैं, हमारे मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। क्या कहते हैं सर, इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें खास तौर पे देखा जाए तो महसूलात की बात की जा रही है और टैक्सेस की बात की जा रही है। जो लोग पहले ही इसके अंदर जम हैं और पहले ही शामिल है टैक्स में, उनके ऊपर मजीद बोझ आएगा या फिर दायरा कार बढ़ाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, आपको लगता है कि वो कारगर साबित होंगे? देखें, इस सेक्टर के लिए जो है हुकूमत ने इस बजट में कोई भी रिलीफ नहीं दिया और मज़ीद इसको जो है सख्त पे सख्त करती चली जा रही है। और ये सेक्टर पहले ही आप देखें कि एक तो दिन ब दिन जो है वो गोल्ड रेट्स अब जाने की वजह से कारोबार जो है वो दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है और मज़ीद ये जो टैक्सेस के बोझ हम पे डाले जा रहे हैं उससे इस सेक्टर पे जो है वो बहुत असरअंदाज हो रहा है और ये सेक्टर जो है ये ज़मीन बोस हो रहा है। और इस सेक्टर से बहुत से लोगों की जो है वो आमदन जो है वो वाबस्ता है, जिसमें हर टाइप का तबका है, ख़ास तौर पे जो हमारा कारीगर तबका है वो इससे बहुत मुतासर हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक दुकान है और वो दुकान चला रही है तो अगर उसे ऑर्डर प्लेस होता है तो वो फिर कारीगर को प्लेस होता है और कारीगर से मुख्तलिफ जो है वो कारीगर्स हैं, जैसे पॉलिश वाला है, बनाई वाला है, जड़ाई वाला है,
तो इससे बहुत पूरी एक इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। अच्छा, मेरी तो- नॉलेज में नहीं है, मुझे मेरी इल्म में ये बात लाइएगा कि क्या आपके जो डिपार्टमेंट है इस हवाले से कोई रिलीफ की बात की गई है या कुछ और आया है आपके जी हाँ, हमने रिलीफ की बात करी थी। इनने अभी हमारे एक्सपोर्ट पे जो SRO 760 है उसको इनने ख़त्म कर दिया है और ये 1 महीने से जो है वो बंद है और 1 महीने से जो है पाकिस्तान की ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं हो रही है। बीच में भी इन लोगों ने ये SRO जो है वो बंद कर दिया गया था और इसको ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि इस SRO में सेल टैक्स जो है वो उसमें नहीं है और इस SRO को बंद करने के बाद जो है अब इनने 18% जो है वो एक्सपोर्ट की रिटर्न पर जो है वो सेल टैक्स आयद कर दिया है, जो नामुमकिन सी बात है। और एक्सपोर्ट के लेवल पे लोगों का गोल्ड पड़ा हुआ है, लोगों की ज्वेलरी जाना है। 1 महीने से जो है ये सेक्टर जो है ना बिल्कुल जो है वो जमीन बोझ अच्छा, आप लोगों से किसी ने राब्ता करने की कोशिश की है कि जनाब क्या किया जाए? आप बजट से पहले आपसे हम लोगों ने मांगी बजट गई से हों पहले गवर्नमेंट जो ने? है मुलाकातें भी करी हैं, हाई हुकाम से भी बात करी है, सबों ने हामी भरी है, मगर इस बजट में जब हमने देखा कि हमारे को कोई रिलीफ नहीं मिला और बल्कि इस सेक्टर के लिए और मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं। FBR को ऐसे जो है वो रूल्स दिए जा रहे हैं कि FBR जैसे कि कोई गली का यानी आप मोहल्ले का ये समझ लें कि इलाके का SHO हो गया, इस तरह के इख्तियार जो हैं वो FBR को दिए जा रहे हैं, जिससे हमारे सेक्टर पे बहुत जो है ना ये असर। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक बात बताइएगा कि आपके सेक्टर की शायद इंपॉर्टेंस को गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही। कितना रेवेन्यू आप जनरेट करके गवर्नमेंट को देते हैं या कितना रेवेन्यू का आप हिस्सा कौमी खजाने में डाल सकते हैं ताकि उनकी भी कुछ समझने में हेल्प हो जाए? अगर वो समझेंगे तो नज़रअंदाज शायद ना अच्छा करें। खासा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। देखें, आप इंपोर्ट खोलते हैं, इंपोर्ट हमारे यहाँ जो है तकरीबन कोई 18 से 20 साल से जो है वो कमर्शियल इंपोर्ट बंद है। एक्सपोर्ट जो चल रही थी उसको भी जो है इनने अभी लास्ट मंथ जो है वो बंद कर दिया है, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है इस इंडस्ट्री पे। तो हमारी तो देखें अपील होगी हुकूमत से कि इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी करें ताकि ये सेक्टर जो है और रेवेन्यू आपको जो है वो इकट्ठा करके दे सके। मगर इसके लिए आपको हकीकी नुमाइंदों को बिठाना पड़ेगा, उनसे मशावरत लेनी पड़ेगी। जहाँ पे बात होती है कि राब्ता कहाँ खराब हो रहा है, तो वहाँ पे ये है कि जो मईशतदान है वो सेक्टर के लोगों से ऑन ग्राउंड नहीं वो पूछते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। मेरा ख्याल है कि अगर डायरेक्ट राब्ता किया जाए और एसोसिएशन वालों से बात की जाए तो यही वो लोग हैं जो मुद्दे का हल भी बता सकते हैं कि आखिर रिलीफ दिया कैसे जाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है कि पहली दफा इस बात को किसी भी चैनल पर डिस्कस किया गया होगा। थैंक्स टू यू सर कि आप भी यहाँ पे आए हैं और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है कि बाकी ये जो एसोसिएशन है, ये जो ज्वेलरी एसोसिएशन काम कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी तबके पे कर रही हो, ये इस वक्त पिस रही है। मजीद भी कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं बजट खुसूसी ट्रांसमिशन। और हसनैन, जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये, सोने के हवाले से स्पेशली बात हो रही है कि प्रॉब्लम्स हैं और इंडस्ट्री को काफ़ी मसाइल का सामना है। क्या समझ रहे हैं आप इस वक्त क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, और हमने देखा है कि इस ख़ास तौर पे ये जो करीब में हमारा अरसा गुजरा है, बड़ी ज़्यादा सोने की कीमतों में फ्लक्चुएशन आई है। लोगों ने सोना ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन ये इस मामले की जड़ क्या है, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है? ज़ाहिर है इसका जवाब तलाश करने की सब कोशिश करते हैं। बिलाल हसन साहब के पास चलते हैं। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि ज्वेलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी हमारे सामने मौजूद हैं। ज़ाहिर बता रहे हैं कि कुछ तजावीज़ उन्होंने भी हुकूमत के सामने, गवर्नमेंट के सामने रखी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ इस एसोसिएशन को नहीं बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स को इस बजट में नज़रअंदाज कर दिया है जो कि रेवेन्यू में खासा इजाफा कर सकते थे। आप क्या समझते हैं, वजह क्या है? इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और जो सोने की कीमतों में जो इतना फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर, इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? थैंक यू हसन। बात यह है कि देखें, बजट से कभी भी कोई आज तक मुतमईन नहीं हुआ। आप कहाँ के देख लें कि किसी को कोई बजट किसी के मतलब की चीज़ होती है तो वो कहता है बजट बहुत अच्छा है, उसमें अगर नेगेटिव होगी तो कहता है बजट बुरा है। और दूसरी बात ये, बिल्कुल सही बात है, IMF के अंडर में हम, IMF का बजट है। अभी आपने बात की थी, मैं उस मौजूद के साथ उसको काटूंगा कि आप ये आपने कहा ना कि आप ये सोचें कि IMF का बजट है, इससे तनकीद ना करें, IMF ने बनाया। ओके जी, 500% जो उन्होंने तनख्वाहें अपनी बढ़वा ली, IMF ने कहा था। IMF ने कहा था कि 500% अपनी तनख्वाहें बढ़वा लो और 10% तनख्वाहें जो है वो आवाम की बढ़ाओ। IMF ने कहा था, ये नहीं कहा था ना। आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का आपने एक हजम जो है वो बजट में डाल दिया, तो IMF ने कहा था ये। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी बात जहां नहीं बनती ना, हम कहते हैं IMF कह रहा है।
नेचुरली IMF आपको इस तरह एक्सटेंशन नहीं देता, हम उन्हें बताते हैं कि कार्बन लीविंग लगा दो पेट्रोल पे, तो 73 की 80 की। अच्छा, मुझे ऐसे सब बिलाल ऐसे सब मुझे करेक्ट कीजिएगा, इस वक्त हम इतने जकड़े हुए हैं कि IMF का ऑफिस हमारे कैपिटल में मौजूद है, हमारे कोई भी पर्चा उसके पास से हुए बगैर नहीं जाता है, तो हम किस हद तक मजबूर हैं इन तमाम मामलात में। और मुझे ये याद है कि अभी करीब की बात है जब गवर्नमेंट ने रिलीफ देने की बात की IMF के सामने, तो IMF ने कहा कि एक मुतबादिल प्लान पेश करें, गवर्नमेंट को प्रेशर दिया गया, तो शायद ये मुतबादिल प्लान हो सकता है, लीवी के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, लीवी बढ़ा दिए, या सोलर पे IMF के किसी तर्जुमान का बयान था ये, या आपकी हुकूमत के तर्जुमान का बयान था? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितना झूठ बोलती है, जितना आवाम को गुमराह करती है, आपको अंदाजा नहीं है। सोने की बात कर लें आप, अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ठीक है जी। अब वो सोना जो बड़ा डॉलर बेस, अब इकोनॉमी खत्म हो रही है, अब डॉलर बेस इकोनॉमी खत्म हो रही है, वो इकोनॉमी आ रही है क्रिप्टो पे आ रही है, गोल्ड पे आ रही है, तो उसकी वजह से चीन ने खरीदारी शुरू की। तो सोने की एक मार्केट है कि तलब और रसद में जब आपका एक गैप आएगा तो बढ़ेगा। अब रही बात ये बात मैं मुमकिन नहीं कर रहा, मैं इनकी भी बात करना अब्दुल्ला साहब कि हमारे पाकिस्तान में बैठ के सोने पे सट्टा भी खेला जाता है, इस बात से इनकार नहीं करेंगे आप एक दिन रेट को नीचे करते हो, दूसरे दिन 6,000 रुपए और बढ़ा देते हो, आप लोग सट्टा भी खेलते हो, और ये सट्टा भी हो रहा है। तो अब सट्टा हो रहा है, हुकूमत की जितनी भी मशीनरीज है, FIA है, NAB है, या CIA है, एवरीवन, कोई भी एजेंसीज है, दे नोज वेरी वेल कि हु आर इन्वॉल्व। अब आप मुझे बताइए कि आप एक चीज है सोना, आप उसकी एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे आपने पाबंदी लगा दी, अरबों डॉलर के आप इनकम ले सकते हैं, रेवेन्यू ले सकते हैं। इसी तरह ईरान से जो तेल स्मगल हो रहा है ना, गवर्नमेंट को नहीं पता, हो रहा है ना, गवर्नमेंट को नहीं पता ना। IMF, हम कोई बात होती है, IMF ने मना किया। ये पूछें आप आज, ये 500% जो तनख्वाहें बढ़ाई, IMF ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा गुड, आप तनख्वाहें बढ़ा दें। अच्छा, आप पेट्रोल की में जो बात कर रहे हैं, तो दस्तावेजी आपकी बरामदात दरामदात और जितनी आपकी इकोनॉमी है उसकी आप बात कर रहे हैं, और जो गैर दस्तावेजी है, तो ये पेट्रोल वाले मामले पे तो पहले भी एक्शन लेने की कोशिश की गई थी, तो क्या कोई फूटफुल सिचुएशन सामने नहीं आ सकी कि इस पे कुछ हुआ? मौजूद के साथ अगर हम उसकी कहूँगा तो बुरा नहीं मानिएगा, हमारे जो साबका चीफ थे उन्होंने कहा अच्छा था, सर, हम जो है इसको हम आगे भी लेके चलते हैं, साबका क्योंकि चीफ उन्होंने बिलाल कहा था- एहसन भाई पे जो है हाँ, वो उन्होंने- ब्रेक लगाना मेरी जो है बात- थोड़ा सा let me मुश्किल finish। हो उन्होंने जाता कहा- है। सर, हम उन्होंने इसको कहा किसी कि और तरह से बलूचिस्तान कर के लेते अंदर हैं। रोजगार नहीं है, जी रोजगार नहीं, इसको चलने दें। उन्होंने कहा रोजगार नहीं, ठीक रोजगार है। नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, उस बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए कुछ चीज को रिलैक्सेशन दी गई है, ओके जी, ठीक है। अब रही बात ये कि मैं एक बात बता रहा हूँ, FBR है, मैंने अभी पे कह रहा था 23,000 एम्प्लॉइज हैं, आपके 23,000 तो आपके टैक्स पेयर नहीं है, GDP में आपका टोटल 11% है टैक्स नेट में ना, तो आप ये बताइए कि ये फौज दरमौज रखने की जरूरत क्या है। और रही बात ये कि देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें, अब ये SMEs बैठे हुए यहाँ पे बैठे हैं ना, कुछ गलतियां इनकी भी हैं, बहुत बड़ी गलतियां। मैं आज इनके से बोले कि ताजिल दोस्त स्कीम, फिक्स टैक्स स्कीम SMEs के लिए आया, इन लोगों ने रोड़े अटकाए, क्या अटकाए, कुछ लोगों ने कहा यस, कुछ लोगों ने कहा नो, वो बीच में अटक के रह गया। अगर सिर्फ SMEs पर फिक्स टैक्स लग जाए ना, SMEs पे और कॉटेज इंडस्ट्री पे, तो आप यकीन कीजिए कि हजारों नहीं लाखों कारोबार SMEs के, अगर हजार रुपए भी आप सालाना लेना शुरू कर दें, तो आपको अंदाजा है कि आपको रेवेन्यू कितनी मिल जाएगी। गवर्नमेंट को सब ये पता भी है। एक बहुत बड़ी बहस है कि जो यहाँ पे छोटे कारोबारी हजरात की बात की जा रही है, वो किस हद तक अपने कारोबार में तरक्की कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला साहब भी, आप वहाँ पे हम सिर्फ तारिक रोड की बात करें क्योंकि आप वहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहाँ पे छोटे कारोबार के टैक्स की बात करते हैं, तो वो छोटे सी दुकान को चलाने वाला, उस पर भी तो बहुत ज़्यादा बोझ है ना, उसको अगर फिक्स कर भी दिया जाए तो अभी जो हालात हैं उसके लिए तो कमाना बहुत मुश्किल है। देखिए, कमाना मुश्किल तो है, मगर अगर फिक्स रिजीम जैसे बिलाल साहब ने कहा, और पहले भी ये हुकूमत पाकिस्तान आप लोग एग्री थे इस पे? हम लोग एग्री थे इस पे, हम लोग एग्री थे, मगर वही वाली बात कि हमसे जो है वो बैठ के बात नहीं की गई, हमारे नुमाइंदों को बुलाया नहीं गया, हमें इकट्ठा नहीं किया गया। यानी ये ऑल ओवर ट्रेड को हमारे साथ मुंसलिक कर देते हैं। ठीक है, ऑल ओवर ट्रेड का जो काम है वो डिफरेंट है, और हमारा जो काम है वो डिफरेंट है, और हमारी चीज़ें भी डिफरेंट है। तो हमने, अगर ये हमारे को बिठाएं तो हम इन्हें कुछ चीज़ें समझा भी सकते हैं,
और इनको भी समझ आए कि इस सेक्टर से जो है किस तरह रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। अच्छा, आगे चलते आमिर शेख साहब आपकी तरफ आते हैं। हम आप तनख्वाहदार लोग हैं और हम तो टैक्स ना भी देना चाहें तब भी हमारी तनख्वाह में से एक बड़ा टैक्स जो है वो कट जाता है और उसमें फिर हम एक बराह रास्त टैक्स देखते हैं, बिला वास्ता टैक्स देते हैं। एक आम शख्स के ऊपर भी एक गुजरती है कि जब वो आम अशिया इस्तेमाल की चीज़ें, साबुन, माचिस और सर्फ लेने जाता है तो वो उसका टैक्स अलग पे कर रहा होता है जबकि उसकी तनख्वाह में से अलग कट रहा होता है। लेकिन इस हवाले से कोई रिलीफ सामने नहीं आया है, क्या कहते हैं? देखिए ये बड़ा एक हम एक जो है ना वो टैक्स रिजीम में हम पर टैक्स लगे जा रहे हैं। अब ये ताजिर भी बैठे हुए हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली इन पे टैक्स होना चाहिए जो हमें अपने टैक्स देने के बाद होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपना वो जो टैक्स है वो बचाने के लिए हमारी तरफ मुंतकिल कर दिया। आप जाएँ खाना खाने जाएँ, उस रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है कि उसको पैसे मिल रहे हैं, उसमें से उसने उसका सेल्स टैक्स GST निकालना है, वो उससे नहीं निकालेगा, आपके ऐड करके उसमें बिल देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा या तो सिस्टम ठीक नहीं है। मैं सारा दिन और ये गुज़िश्ता 3 दिन से जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसमें मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिसीज़ एक सेक्टर है गोल्ड का बिल्कुल डिफरेंट है, इसको आपने अलग तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। ताजर हैं उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करना है। अब वो एप्टमा वाले वो खुश हैं, अभी आपने आबाद वालों की बात की, उन्होंने कहा जी हम तो FED ख़त्म हो गया, हम खुश हैं, ठीक है। हम भी खुश हैं। अभी कुछ दिन तो हमें भी खुशी लेनी चाहिए ना, वो जो 1% टैक्स जो है ना हमारा कम हो गया, 12 लाख पे ले गए, तो हम भी खुश हैं जी, चलो जी हमारे भी कुछ लोगों को रिलीफ। अब 10 रुपये बढ़ा के आप 15 रुपये के टैक्स लगा देंगे तो मुझे बताएं कहाँ आपने सहूलत दी है लोगों को। आपने 10% आपने तनख्वाह बढ़ाएंगे। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, तनख्वाह बढ़ाने से महंगाई बढ़ती है, महंगाई कंट्रोल करें जी। जैसे ही आप तनख्वाह बढ़ाएंगे आपकी खरीद बढ़ेगी, उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। आज भी हम दिन में बात कर रहे थे कि जब कीमत ऊपर चली जाती है बड़ी खुशकिस्मती हमारी है कि फिर वो कीमत नीचे नहीं आती। अब आपने चीनी जो है ना वो आपने फिक्स रेट कर दिया जी 85 रुपये मिलेगी, अब वो एक दफ़ा 100 पे चली गई, वो 100 पे ही मिलेगी, आपको नहीं देगा। आपको जो हमारा ट्रेडर होगा या जो भी हमारे जो नीचे दुकानदार हैं, फिर यह है कि एक मिडल मैन का रोल हमने इसमें बड़ा भूल जाते हैं। इस पूरी हमारी मईशत में एक मिडल मैन का रोल है, वो हर चीज़ में मौजूद है। होलसेलर्स, हाँ जी, होलसेलर हर चीज़ में मौजूद है। वो गंदम भी उठाएगा, वो बीच में बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना उसने, सिर्फ इनसे लेके इन तक पहुँचानी चीज़ और अपना कमीशन। लेकिन वो अपना इतना कर देगा कि वो यहाँ अगर वो वहाँ 10 रुपये की चीज़ है यहाँ तक पहुँचते तो 15 रुपये की हो जाएगी। तो आपको एक मिडल मैन का रोल ख़त्म करना पड़ेगा, बराह रास्त उनको जो है ना वो चीज़ों को। मैं आपसे इस क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पे हम तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हम आखिरी मराहिल पे भी हैं चीज़ों पे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मैंने कहा कि आम अशिया खुर्दनोश की चीज़ें, और फिर मैंने डॉक्यूमेंट और अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम तो सर्फ और चीज़ें लेने पे, आम शैम्पू साबुन लेने पे टैक्स अलग दे रहे हैं, तनख्वाह से अलग कट रहा है। लेकिन वो जो छोटे ताजिर, वो छोटा जो दुकानदार है, वो तो डॉक्यूमेंट इकोनॉमी में वो तो नहीं अपने आप को शामिल कर रहा, तो वो कितना कसूरवार है? यही है ना, हमारे यहाँ डिजिटलाइज हो ही नहीं रही। डिजिटल इकोनॉमी में जब तक आप नहीं जाएंगे आपको पता ही नहीं है। आपके ये जो तारिक रोड है, तारिक रोड पे आप दुकानों में टैक्स दे रहे हैं, पता है सबको, लेकिन आपसे ज्यादा वो जो बाहर थड़े पे बैठा हुआ ना वो कमा रहा है। वेयर इज ही, कहाँ है उसका? हमारे पास कहीं उसकी इकोनॉमी है। मैं इसको भी छोड़ो, मैंने कल एक मिसाल दी थी, आपने कहा था कि जी वो पता नहीं किसी ने कहा मुझे कि आप फिर फ़कीर एसोसिएशन के नुमाइंदे बन जाएं। ये जो फ़कीर कमा रहे हैं पैसा, जिनको आप पेशा वर गदागर पैसा कमा रहे हैं, इसकी कहाँ है मुझे बताइए आप? कहाँ पे हमारे पास इसकी जो ना डिजिटलाइज हो रहा है या कहीं पे इसका कोई रिकॉर्ड है कहीं पे? जबकि ये बहुत बड़ी इकानमी है, बहुत बड़ी इकानमी है। अगर आप इन्हीं पैसों को जो आप इनको दे रहे होते हैं, अगर आप उनके जो मजमूई तौर पे अरबों रुपए की जो है ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देखें कराची सबसे बड़ा डोनर है, सबसे ज़्यादा देता है, इमदाद देता है। आप देखें ना वो पैसा कहाँ है, उसकी कहाँ है आपके पास इकानमी? फिर मैंने आपसे कहा आपने ये मशहूर बिरयानी है या हलीम वाला है, आप ज़रा इनकी दुकानें देखें, आप इन पर रश देखें। आप ये जो हसन स्क्वायर पे चले जाएं, वो मछली वाले बैठे हुए, एक बंदे का बिल कम से कम 5-6 हज़ार रुपये। तो सर इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रही है। जब तक आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी,
मैम ये आगे नहीं चलेगा सिलसिला। अभी एक फिर वही बात किया है, है पेट्रोल पंप पे कैश में पेट्रोल खरीदने पे 2.5 रुपये या 2 रुपये आपको इजाफी देने होंगे, कार्ड से पे करेंगे तो वो नहीं देने होंगे। ये डॉक्यूमेंट इकोनॉमी की तरफ एक कदम है, लेकिन नाकाफी है। लेकिन सर इसमें भी लोग रास्ते निकालेंगे ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि रास्ते निकाल लेते हैं। पूरी दुनिया में सबसे संगीन जुर्म है टैक्स चोरी करना। चाइना में सजाए मौत है, यही है सर, जी ऐसा ही बिल्कुल। है। सजाए मौत है वहाँ पे। और सर और गवर्नमेंट यहाँ आप आपके दुबई जो से बड़े निकले लीडर हैं और- अंडर इनवाइसिंग करके बड़े ओहदों पे बैठे हुए। और सर गवर्नमेंट खुद even, यहाँ पे जो है सहूलत देती है एमनेस्टी के नाम पे। एमनेस्टी के नाम पे देखिए एमनेस्टी आप यहाँ पे देके आप कितना सबको जो बरी ये जमा बड़ी कर हैरत देते की हैं। बात है, आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, कभी आपका कोई टैक्स रह भी गया हो तो आपकी पर्चियां जो स्लिप्स जो आपके पास होते हैं या कभी चालान के भी जी, issues वो हो, रोक लेती तो है, वो वो आपको आपको जो है एयरपोर्ट जब पे तक रोक आपके लेंगे कि भाई कटते रुको, नहीं यहाँ वो पे पे करके जाओ, पे ये करके इसके आपको जाना पड़ता है। तो ये भी एक चले एक साइन होता है कि आप करीब रहते हैं कानून के। हसन ये तमाम चीज़ें तो हैं, और जावेद साहब भी काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात तो क्वेश्चन तो रेज होता है, जैसे हमने आमिर शेख साहब से भी कहा कि वो छोटा जो ताजिर है उसकी कितनी जिम्मेदारी, वो जो दुकानदार अपने आप को नहीं रजिस्टर करवा रहा उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और बिल्कुल जावेद साहब एक चीज़ पे और कमेंट कीजिएगा, जो सना बात करी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एसएमईज हैं जिसका जिक्र अभी वो कर रहे थे, और मिडिल मैन का जो किरदार है, ज़ाहिर है इन चीज़ों से निकलना तो है। मिडिल मैन का किरदार किस तरह से ख़त्म हो सकता है, और एसएमईज और एलएसएम्स जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो उनका किरदार क्या हो सकता है इकोनॉमी को बेहतर करने में? देखिए, मैं तमाम दोस्तों की, तमाम भाइयों की मैंने बातें सुनी, और वो कहता हूँ ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। देखें, इस मुल्क की अगर कोई काया पलटेगा ना तो वो सिर्फ एसएमईज है। यहाँ पे सबसे पहला अलमिया तो ये है कि ताजिरों को एतमाद में नहीं लिया जाता है। ठीक है, मैं हमेशा हुकूमत वक्त को ये अपना वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि अगर कोई भी काम करें, कोई भी फैसला करें, कोई भी मशावरत करें, आप बिज़नेस कम्युनिटी को एतमाद में लें। आप बंद कमरों में बंद कमरों में जो है ना फैसले करने जो कर रहे हैं ना, अब उनको बंद होना चाहिए। तो सर फील्ड मार्शल साहब तो ठीक आपके है। पास चल के आए हैं नहीं, बात मैं करने के आता हूँ, लिए। अगर आप मुझे मेरी बात लेट मी फिनिश, ठीक है ना। देखिए, बात ये है कि फील्ड मार्शल साहब आते हैं, उनकी मेहरबानी है, वो बड़े ताजिरों कर रहे से होते हैं, मिलते ठीक है। वो फेडरेशन जा रहे होते हैं। मेरा खुद अपना ताल्लुक, मैं कराची चैम्बर का अहदेदार हूँ, ठीक है। वहाँ आते हैं, फेडरेशन आते हैं या अपना चैम्बर आते हैं, ठीक है। असल पावर एसएमईज है। अब एसएमईज क्यों टैक्स नेट में नहीं आना चाहती? अब ये मैं आता हूँ मेन अहम इसके ऊपर। देखिए, बात ये है कि हुकूमत वक्त ने लास्ट एफबीआर ने कहा था कि हम 1200 रुपये का टैक्स जो है वो नाफिज कर रहे हैं। वो 1200 रुपये का टैक्स बढ़ते बढ़ते जो है वो लाखों रुपए तक चला गया। मैं कहता हूँ कि एसएमईज टैक्स देना चाहते हैं, ठीक है, मगर अगर आप उनको एक फिक्स नेट, मतलब अगर आप कर दें 2000 रुपये सालाना, ठीक है, जब वो टैक्स नेट में आएगा तो ऑटोमेटिक सारी उसकी बैंक अकाउंट, बैंक ट्रांजैक्शन सारी उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो बात यह है कि जब वो टैक्स के अंदर आएगा तो अगले साल हो सकता है मजीद उसका हौसला बढ़ेगा। मगर आप उस 1200 रुपये के नाम को टैक्स जो आपने स्टार्ट किया, जो लाखों रुपए तक लेके जाएंगे, तो मुझ समय शायद सारे लोग डरना शुरू हो जाएंगे। यार, अब हमारा आलम यह पता है क्या है, जो शख्स टैक्स दे रहा है उसकी गर्दन को मरोड़ दिया जाता है इंतहाई माजरत के साथ। क्या काम फैसलाबाद में नहीं होता? क्या दूसरे शहरों में नहीं होता? क्या काम इंटीरियर में नहीं होता? कितने % टैक्स दिए? सिर्फ अगर शहर यहाँ से वोट और नोट अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ शहर कराची की गर्दन को मरोड़ दिया जाता है। और उसके बावजूद भी शहर कराची के एसएमईज, इंडस्ट्रियल्स सारे लोग खड़े हुए टैक्स देने के लिए, मगर हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से ये चीज़ें जो एक डर और खौफ, देखें, इदारे जो होते हैं ना वो लोगों की हेल्प के लिए होते हैं, उन्हें डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, एक बंदा एफआईआर कटवाने के लिए भी तैयार नहीं होता। आप एफबीआर में चले जाएं, यार ना जाने मेरे साथ ये क्या कर दें। तो मैं लास्ट टाइम भी चेयरमैन साहब से जब मेरी मुलाकात थी तो मैंने खुदारा सर इस खौफ के निज़ाम को ख़त्म करें, इस खौफ के ब्रिज को उल्टें, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ माइल होने। उसकी वजह क्या है? आपसे टैक्स लिया जा रहा है, जैसे कराची के ताजरों का आप जिक्र कर रहे हैं और दीगर जगहों का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ के ताजरों से नहीं लिया जा रहा है। ये तो इदारे की खराबी है ना, ये तो पॉलिसी तो सबके लिए। जब तक चेक एंड बैलेंस, देखें, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, थोड़ा सा हटके। हम दुबई एयरपोर्ट पर चले जाते हैं, हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं ना, वहाँ हम थूकते हैं ना, गंदगी करते हैं ना, कोई ट्रैफिक वायलेशंस करते। क्यों? उसकी वजह यह जनाब अला कि हमें पता है कि वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, वहाँ पे खौफ है। हमारे यहाँ इंतहाई माजरत के साथ बहुत सारे दोस्त ट्रैफिक वायलेशंस कर लेते हैं, 100 रुपये का नोट रखा चले। हम खुद बहसियत कौम करप्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें कहता हूँ कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। जिस दिन हमने अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी शुरू कर दी, यकीन करें हमसे बेहतर कोई कौम नहीं है।
तो लुबे लुबाब कहने का मकसद ये है, इस निज़ाम को जो है चेंज होना चाहिए। और टैक्स के हवाले से आपने बात की, क्योंकि ये बजट के हवाले से बात चल रही है। अच्छा, मैं बात करूंगा तो फिर बहुत सारे दोस्त नाराज भी हो जाते हैं ना। आपने एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, ठीक है, हम दालें बाहर से मंगा रहे हैं, हम सब्जियां, कभी हालात खराब होते हैं, सर कुछ वो होते कौन हैं, से चीजें दोस्त बाहर है से- जो नाराज हो जाएंगे? बस छोड़े ना उस बात नहीं, को, सर, वो फिर मैं बात बताएं। करूंगा तो बात बहुत दूर तक निकल सर, जाएगी बताएं। ना, तो मैं नहीं चाहता खामखा में आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। सर, मैं honestly मेरा आप- प्रोग्राम बंद मैं नहीं आपको होता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखिए सर, मेरे ताल्लुकात मैं ठीक आपको है। बताता हूँ। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि जो टैक्स है ना, वो टैक्स नेट पे हम सब आना चाहते हैं और हम टैक्स देना चाहते हैं। अब एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, हमारा मुल्क एग्रीकल्चर है ना, चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं कि नाम का एग्रीकल्चर है भाई, इसके ऊपर टैक्स नाफिज करना चाहिए ताकि जितने वडेरे हैं, जितने करप्ट लोग हैं, उस शिकंजे के अंदर आए। सर फिर वो बोलेंगे कि प्रोडक्शन ही नहीं हुई, बाहर से इंपोर्ट करनी नहीं, पड़ रही नहीं, टैक्स नहीं, के नहीं, अलावा। नहीं, प्रोडक्शन की क्या बात है सर? 29% आपकी ज़रूरी आमदनी कम हुई। आप देख लें उठा के, आपके यहाँ सिर्फ 51% आपकी सिर्फ सब्जी के ग्रोथ हुई है ना। बिल्कुल ऐसे ही आप जनाब। फैक्टिंग फिगर के अगर- ऊपर है ना, आप फैक्टिंग फिगर के ऊपर ज़रात है। तो मज़ीद आपकी आप क्यों नहीं देते हैं टैक्स? लेकिन एक मिनट जावेद भाई, बात सिंपल सही है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, Please. एक चीज़ पूछना चाह रहा था। आपने कहा कि लोग बड़े आते हैं वो एसएमई से नहीं मिलते, फेडरेशन से मिलते हैं, चैम्बर से मिलते हैं ना। जी जी मुझे बताइए मौजूद के साथ के कराची शहर के अंदर, सिर्फ कराची शहर के अंदर जी जी कितनी छोटी छोटी एसोसिएशन। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए- और बिलाल ऐसा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो है आप अनाज उगाना हो तो अनाज ही को डालना पड़ता है ज़मीन के अंदर, और कुछ और डाल के आप चना जो है वो उग जाए तो ये तवक्का नहीं की जा सकती। बाकी ये है, जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है तो ये भी सोचना चाहिए कि हमने अपनी ज़मीनों पे जहाँ कपास उगानी थी वहाँ गन्ना उगाया, और जहाँ गन्ना उगाना था वहाँ पे जनाब और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, करप्शन का बाजार आम है। तो ये तमाम चीज़ों को भी ज़ेरे बहस लाना ज़रूरी है कि कौन चला रहा है ये सब कुछ। आपकी तरफ आते हैं सर, और प्रोग्राम चूँकि ट्रांसमिशन हमारी जारी है लेकिन आपकी राय जानना ज़रूरी है। अगर हम कहें कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो वो कौन से बेबी स्टेप हैं जो ख़ास तौर पर आपके डिपार्टमेंट में कहूँ कि अगर गवर्नमेंट वो मान ले तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखिए, पहले तो गवर्नमेंट जो है वो हकीकी नुमाइंदों से बात करे, और ये जो फिक्स टैक्स रिजीम है उसमें भी हमारे साथ बैठे हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। और इससे जो है वो हुकूमत को जो है वो बल्क क्वांटिटी में जो है वो रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होगा। फिर इस सेक्टर में एक और भी मसला ये है कि हमारे मुल्क में सोना भी है, मादनियात भी है, सारी चीज़ें हैं, मगर इस पर कोई भी बात नहीं करता। उस पर कोई करता ही नहीं है। यानी वो जो है वो बस हुकूमत के पास है, हुकूमत के अंडर है, ना उसको जो है ना वो बाहर ले आया जाता है। अगर गोल्ड हमारे जैसे बलूचिस्तान में भी गोल्ड जो है वो प्रोड्यूस निकलता है, ज़मीनों से निकलता है, और आपका अल्लाह ने की दे सवाद में जो है वो ये स्टोन्स की जो है वो पहाड़ हैं। अगर इसको ड्रिलिंग करवाई जाए, इसको प्रॉपर वे में लेके आया जाए तो हमारे यहाँ भी गोल्ड के रेट में कमी आ सकती है, और हमारे यहाँ स्टोन्स के रेट्स में भी कमी आ सकती है, और इस सेक्टर को और जो है वो सपोर्ट मिल सकता है। इससे रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा गवर्नमेंट का, और इस सेक्टर को भी जो है ना वो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इसमें जॉब्स क्रिएट्स होंगी, जॉब्स मिलेंगी, लोग जो बेरोजगार हैं वो जो है वो इस पे काम पे लगेंगे, तो इससे मज़ीद जो है ना वो और बेहतरी आ सकती है। मगर इस पे कोई बात ही नहीं करता है। ये हमेशा ये हर साल जो है इस पे जो है वो बहस होती है, लोग सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जनाब। और हसैन, हम जो है ब्रेक की तरफ भी हम जा रहे हैं और ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो जारी है। मसला ये है कि अगर मैं अख्तामी नोट की तरफ जाऊं, और चूंकि ट्रांसमिशन आपने मुस्तकिल देखी और मैं तो यहाँ से रुखसत होंगी, लेकिन ट्रांसमिशन का अभी भी सिलसिला जारी है। प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उसमें करना ये चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमारी मादनियात निकलती क्यों नहीं है और क्या इश्यूज़ हैं, हम उसको रॉ मटेरियल को किस तरह से, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि रिफाइनरीज लगाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर करना ज़रूरी है। और ये जो हमारी कोशिश पाकिस्तान ये होती है कि हम इन्वेस्टमेंट बाहर से लेकर आएँ। प्राइवेट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको एतमाद गवर्नमेंट नहीं दिलाती। हम चाहते हैं कि FDI हमें मिल जाए और बाहर से पैसा आ जाए। लोकल इन्वेस्टर को हम इनकरेज नहीं करते। ये भी गवर्नमेंट की एक जो है वो ऑन फेलियर ग्राउंड है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते, क्योंकि हमने खुद जाके बलूचिस्तान का विजिट किया और हमने देखा वहाँ पे जाके कि चीज़ें किस तरह से चल रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को अगर कोई कहता है कि 1947 में बना है तो ये शायद उस वक्त नहीं बना, ये शायद उस वक्त ही बन गया जब अल्लाह ताला ने कायनात बनाने का सोचा होगा। इस कायनात पे कोई ख़ास इस खत्ते पे खुदा का जो है वो करम है जो इन तमाम मामलात के बावजूद भी ये खत्ता अपने तौर से चल रहा है। भरपूर मादनियात
और आपका पानी का गर्म वाहिद पानी का गर्म खत्ता जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद है, हमारे पास पोर्ट मौजूद है। खुदा की नेमतें तो बहुत हैं, लेकिन हमने खराबी बहुत ज़्यादा फैलाई है। जो हम कर रहे हैं बेहतरी उस तरह लाई जा सकती है कि सबसे पहले जिस तरह से हमने कुछ दिनों पहले देखा, जिस तरह से पाकिस्तान को फतह मिली और अफवाज पाकिस्तान को सलाम, कि हमारे पाकिस्तान की जो इमेज बना वो बेहतर हुआ। हम पॉलिटिशियन से और ये बजट बनाने वालों